क्या आपने कभी ऐसे शहर के बारे में सुना है जहां भगवान श्री राम को राजा माना जाता है? एक ऐसा ऐतिहासिक शहर जिसकी गलियों में बुंदेलखंड की वीरता, भक्ति और राजाओं की अनगिनत कहानियां छिपी हैं। आखिर ओरछा की स्थापना कैसे हुई? भगवान श्री राम को यहाँ राजा क्यों माना जाता है? ओरछा के महलों, मंदिरों और किलों के पीछे कौन सा इतिहास छिपा है? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ओरछा का इतिहास, शुरुआत से लेकर आज तक की कहानी। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ओरछा की कहानी जितनी पुरानी है उतनी ही रहस्यमय भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज हम आए हैं ओरछा धाम और आज हम ओरछा का महल घूमने के लिए आए हैं। तो आप देख सकते हैं ये रहा ओरछा का महल। तो दोस्तों हम लोग जाने वाले हैं ओरछा के महल घूमने के लिए और हम आपको बताएंगे आगे ओरछा के महल में क्या क्या है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं आज कितनी भीड़ है सावन के महीने में। और ये रहा ओरछा के लिए गेट जो आप देख रहे हैं। अभी हम लोग जाने वाले हैं ओरछा के गेट के अंदर। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बड़े बड़े दरवाजे लगे हुए हैं और इसमें दरवाजे में लोहे के कीला भी साथ में लगे हुए हैं ताकि कोई तोड़ ना पाए। ये आप देख सकते हैं दरवाजे। और दोस्तों अपन जैसे ही दरवाजे के अंदर आएंगे तो ये रहा टिकट काउंटर। यहाँ से टिकट कटवानी पड़ती है महल घूमने के लिए। ये रहा दोस्तों दरवाजा, ये है प्रवेश द्वार। तो दोस्तों अब हम लोगों ने टिकट कटा ली है, आप देख सकते हैं ये रही हम लोगों की टिकट। और अब हम लोग जाएंगे ओरछा का महल घूमने के लिए। आप देख सकते हैं ये रहा महल। अभी ये बाहर से दिखाई दे रहा है, अब हम आपको दिखाएंगे अंदर से। तो दोस्तों अब जैसे ही टिकट कटा के महल घूमने के लिए जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये बैठने के लिए स्थान जगह जगह, यहाँ पर बैठ के अपन आराम कर सकते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं ये है कैंटीन चाय नाश्ता के लिए। और ये देख सकते हैं महल की कितनी ऊंचाई है। ये है कैंटीन, आप देख सकते हैं। और आप देख सकते हैं गवर्नमेंट द्वारा इस जगह जगह पर रोड लाइट लगाई गई है और ये रोड लाइट बहुत ही सुंदर डिजाइन की लगाई गई है। और ये रास्ता देख सकते हैं आप महल में जाने के लिए है। और दोस्तों ये रहा महल में प्रवेश करने के लिए गेट। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये रहा महल, राजा का महल है ये। आप देख सकते हैं यहाँ पर एंट्री गेट है। और ये रहा महल, और ये रहा महल। आप देख सकते हैं ये कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर ये बीच में मैदान दिखाई दे रहा है बैठने के लिए। तो दोस्तों अब ओरछा के बारे में जान लेते हैं। ओरछा का इतिहास, प्रसिद्ध किले और मंदिर इसकी मुख्य पहचान है। यहाँ की वास्तुकला बुंदेला राजवंश की भव्यता को दर्शाता है। इसके कमरों की दीवारों और छतों पर भगवान विष्णु के अवतारों के बेहद खूबसूरत चित्र बने हैं। ओरछा भारत का एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। यह भारत का अकेला मंदिर है जहाँ भगवान राम को राजा मानकर पुलिस द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। मूल रूप से यह एक महल था, लेकिन मूर्ति स्थापना की एक शर्त के कारण यह मंदिर बन गया। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं अपन ओरछा महल की। ओरछा महल का इतिहास क्या है? ओरछा की स्थापना वर्ष 1531 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने की थी। उन्होंने इस नगर को बसाया था। ओरछा शब्द का अर्थ है छिपा हुआ या गुप्त स्थान। राजा रुद्र प्रताप सिंह की पुरानी राजधानी गढ़कुंडार थी।
गढ़ कुंडार पर मुगलों और दिल्ली सल्तनत का दबाव लगातार बढ़ रहा था। तब उन्होंने अपनी राजधानी को एक सुरक्षित जगह पर बदलने का फैसला किया ताकि वे दुश्मनों के हमले से बच सकें। यह जगह चारों तरफ से घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरी हुई थी, जिससे दुश्मन आसानी से यहाँ नहीं पहुँच सकते थे। बेतवा नदी यहाँ एक द्वीप जैसा क्षेत्र बनाती है, जो किले की सुरक्षा के लिए एक प्राकृतिक खाई का काम करती थी। एक दिन राजा रुद्र प्रताप सिंह जब शिकार करते हुए इस क्षेत्र में पहुंचे, तो वे यहाँ की बहती बेतवा नदी और शांत माहौल को देखकर बेहद आकर्षित हुए। नदी के कारण यहाँ पानी की कोई कमी नहीं थी, जो एक नई राजधानी और बड़ी सेना बसाने के लिए सबसे जरूरी चीज थी। अगर कम शब्दों में कहें तो अपनी राजधानी और सेना को सुरक्षित रखने और अभेद्य जिसे जीता ना जा सके एक ऐसी राजधानी बनाने के लिए राजा रुद्र प्रताप सिंह ने गढ़ कुंडार छोड़कर ओरछा को बसाया था। अगर दोस्तों ओरछा के सबसे प्रसिद्ध राजा की बात करें तो राजा रुद्र प्रताप सिंह ने 1501 से 1531 ईस्वी तक राज किया। ये इस वंश के संस्थापक थे। इन्होंने ही ओरछा नगर बसाया था और राजधानी को मजबूत किया था। फिर इनके बाद राजा मधुकर शाह ने 1554 से लेकर 1591 ईस्वी तक राज किया। ये एक बेहद धार्मिक और शक्तिशाली राजा थे। इनकी पत्नी रानी गणेश कुंवरी अयोध्या से भगवान राम राजा की मूर्ति ओरछा लेकर आई थी। और इनके बाद राजा वीर सिंह देव ने 1605 से 1627 ईस्वी तक राज किया। इनका शासनकाल ओरछा का स्वर्ण युग माना जाता है। ये मुगल सम्राट जहांगीर के बहुत पक्के दोस्त थे। इन्होंने ही ओरछा का जहांगीर महल और प्रसिद्ध झांसी का किला बनवाया था। और लाला हरदौल ये राजा वीर सिंह देव के छोटे बेटे थे। अपनी भाभी रानी के प्रति अपने पवित्र रिश्ते को साबित करने के लिए इन्होंने हंसते हंसते जहर पी लिया था। आज भी बुंदेलखंड में इन्हें एक लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। और अगर दोस्तों ओरछा के इतिहास के प्रमुख युद्ध और संघर्ष की बात करें तो दोस्तों बुंदेला राजाओं की स्वतंत्र सोच के कारण मुगलों के साथ उनके कई बड़े टकराव हुए। मुगल सम्राट अकबर से टकराव की बात करें तो 1570 से 1580 के दशक में राजा मधुकर शाह एक स्वतंत्र शासक की तरह रहना चाहते थे। अकबर ने ओरछा को अपने अधीन करने के लिए कई बार सेना भेजी और बुंदेला वीरों ने मुगलों को कड़ी टक्कर दी, लेकिन बाद में कूटनीति समझौता हुआ। और फिर 1602 ईस्वी में अकबर का बेटा सलीम यानी जहांगीर अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर चुका था। अकबर के सबसे खास मंत्री अब्दुल फजल को रोकने के लिए सलीम ने वीर सिंह देव से मदद मांगी। वीर सिंह देव ने रास्ते में जब अब्दुल फजल दक्कन से आगरा लौट रहा था, तो वीर सिंह देव ने दतिया और ग्वालियर के बीच अब्दुल फजल पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। इससे अकबर बहुत नाराज हुआ और ओरछा पर हमला करवाया, लेकिन वीर सिंह देव जंगलों में छिपकर लड़ते रहे। और इसके बाद 1630 के दशक में वीर सिंह देव के बाद उनके बेटे जुझार सिंह राजा बने और मुगल सम्राट शाहजहां ने ओरछा पर भारी सेना के साथ आक्रमण किया। इस युद्ध में मुगलों ने ओरछा के किले पर कब्जा कर लिया था और जुझार सिंह को जंगलों में शरण लेनी पड़ी थी। और दोस्तों वीर सिंह देव के द्वारा बनवाया गया झांसी का किला बाद में मराठाओं और फिर रानी लक्ष्मीबाई के अधीन आया। इस तरह ओरछा के राजाओं ने ही उस झांसी के किले की नींव रखी थी, जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। और दोस्तों बुंदेलर राजाओं की युद्ध नीतियों की बात करें तो ओरछा के बुंदेलर राजाओं ने दिल्ली के शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर, शाहजहां और औरंगजेब को सालों तक नाकोचने चबवाए थे। उनकी सेना मुगलों से बहुत छोटी थी, इसलिए ये खास रणनीतियों का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि गोरिल्ला युद्ध यानी छापा मार नीति। बुंदेला सैनिक आमने सामने की लड़ाई लड़ने के बजाय जंगलों और पहाड़ियों में छिप जाते थे। जैसे ही मुगल सेना ओरछा के घने जंगलों में प्रवेश करती, बुंदेला अचानक उन पर हमला करके वापस गायब हो जाते थे। और प्राकृतिक किलाबंदी की बात करें तो ओरछा को इस तरह बसाया गया था कि बेतवा नदी और चारों तरफ के घने कांटेदार जंगल, जिन्हें बेतवा के बीहड़ कहा जाता था,
एक प्राकृतिक ढाल का काम करते थे, जिनमें से भारी मुगल तोपखाने इन जंगलों को पार नहीं कर पाते थे। जल संचय और सुरंगें। इस कूटनीति की बात करें तो ओरछा के किले के अंदर कई खुफिया सुरंगें और भूमिगत रास्ते बनाए गए थे। यदि दुश्मन किले को घेर भी लेता तो राजा और उनकी सेना इन गुप्त रास्तों से सुरक्षित बाहर निकलकर जंगलों से दोबारा हमला शुरू कर देती थी। बुंदेला राजाओं की इस युद्ध नीति को आगे चलकर मराठा शासक छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अपनाया था। और दोस्तों, जो आप ये शीश महल देख रहे हैं, यह कभी राजाओं का निवास स्थान था, जिसे अब एक हेरिटेज होटल में बदल दिया गया। दोस्तों, ये तो था ओरछा के किले का इतिहास। अब बात करते हैं लाला हरदौल की। लाला हरदौल ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव के छोटे बेटे थे और राजा जुझार सिंह के सगे छोटे भाई। इन्हें पवित्रता और भाई भाभी के रिश्ते के सम्मान का प्रतीक माना जाता है। जब राजा जुझार सिंह दिल्ली के मुगल दरबार में थे, तब कुछ जलने वाले दरबारियों ने उनके कान भरे। उन्होंने राजा से झूठ कहा कि लाला हरदौल और उनकी भाभी जुझार सिंह की पत्नी के बीच गलत संबंध है। तो शक के अंधेपन में राजा जुझार सिंह ने ओरछा लौटकर अपनी रानी से कहा कि यदि वे पवित्र हैं तो उन्हें अपने हाथों से लाला हरदौल को जहर मिला हुआ खाना देना पड़ेगा। जब लाला हरदौल को अपनी भाभी की इस दुविधा और भाई के शक का पता चला तो उन्होंने अपनी भाभी की चरित्र की रक्षा और भाई के सम्मान के लिए बिना किसी हिचकिचाहट के वह जहर खुद ही पी लिया। 21-22 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस बलिदान के बाद वे अमर हो गए। आज भी बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में शादी का पहला कार्ड लाला हरदौल के मंदिर पर चढ़ाया जाता है। लोग मानते हैं वे आज भी अदृश्य रूप से आकर शादी में भात यानी मायके की रस्म भरते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं जहांगीर महल के इतिहास की। जहांगीर महल का निर्माण 17वीं शताब्दी में बुंदेला राजा वीर सिंह देव ने मुगल सम्राट जहांगीर के स्वागत और उनकी मित्रता के प्रतीक के रूप में बनवाया था। यह ऐतिहासिक इमारत राजपूत और मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन और अनोखा संगम है। राजा वीर सिंह देव और मुगल राजकुमार सलीम, जो बाद में सम्राट बना, के बीच गहरे राजनीतिक संबंध थे। जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने वीर सिंह देव को ओरछा का राजा बना दिया था। तो वीर सिंह देव ने जहांगीर के पहली बार ओरछा आने के स्वागत में यह महल बनवाया था और ये महल 3 मंजिला इमारत है। इस 3 मंजिला इमारत में कुल 236 कमरे बने हुए हैं। 136 कमरे जमीन के नीचे यानी बेसमेंट में बने हैं, जिसका उपयोग उस समय सिपाहियों और सुरक्षा कर्मियों के रहने के लिए किया जाता था। लेकिन आज के समय में जमीन के नीचे बने कमरे बंद कर दिए गए हैं। यहाँ पब्लिक का जाना मना है और बाकी के 100 कमरे ऊपरी मंजिला पर स्थित हैं, जो शाही मेहमानों और महाराजाओं के ठहरने के लिए बनवाए गए थे, जो आप आज भी जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, इन कमरों के अलावा इस अद्भुत महल में 241 दरवाजे, 84 गुम्बद और 9 आंगन भी मौजूद हैं। इसकी भूल भुलैया जैसी बनावट देखने में बहुत ही आकर्षित लगती है। ऐसा कहा जाता है कि इस विशाल और अलौकिक महल का निर्माण केवल जहांगीर के स्वागत के लिए हुआ था, जहां वह अपने जीवन में केवल एक ही रात रुका था। यह 3 मंजिला इमारत बलुआ पत्थर, सुंदर गुम्बदों, छतरियों और झरोकों से सजी है। इसके मुख्य द्वार पर हाथियों की मूर्तियां बनी हैं और जो बुंदेला और मुगल कला की शैली को दर्शाता है। और दोस्तों, यही वो महल है जहां भूल भुलैया 3 फिल्म शूट हुई थी। सर्वव्यापक राम के 2 निवास हैं खास, दिवस ओरछा रहत हैं रेन अयोध्या वास। दोस्तों, अब बात करते हैं ओरछा के राम राजा सरकार के मंदिर के इतिहास की बात। तो दोस्तों, ओरछा के मंदिर के इतिहास की बात करें तो राजा मधुकर शाह की पत्नी गणेश कुंवर जब काशी से ब्याह कर ओरछा आई तो राजा मधुकर शाह ने उनके लिए महल बनवाया था। मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे
जबकि रानी भगवान श्री राम की अनन्य भक्त थीं। 1573 की बात है जब एक दिन राजा ने रानी को वृंदावन जाने के लिए कहा तो रानी ने मना किया और अयोध्या जाने को कहा। इसी बात पर राजा और रानी के बीच कुछ कहासुनी हो गई और राजा ने रानी से कहा कि अगर तुम भगवान राम की सच्ची भक्त हो तो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आओ। इसी बात पर रानी अयोध्या चली गई और उन्होंने कहा कि वे तभी ओरछा लौटेंगी जब भगवान राम को लेकर आएंगी। तो कहते हैं दोस्तों, रानी ने लक्ष्मण किले के समीप सरयू नदी के तट पर अयोध्या में महीनों तक तप किया था और जब कड़ी तपस्या के बाद भी भगवान राम प्रकट नहीं हुए तो वो काफ़ी निराश हुई और एक रात सरयू नदी में जब वे जल समाधि लेने गईं तब भगवान राम उन्हें बाल रूप में बचाने आए। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम रानी के साथ अयोध्या जाने के लिए सहमत हुए, लेकिन उन्होंने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त ये थी कि वे केवल पुष्य नक्षत्र में ही यात्रा करेंगे और दूसरी शर्त ये थी कि जिस स्थान पर उनकी मूर्ति पहली बार रख दी जाएगी वही उनका स्थायी निवास होगा और तीसरी शर्त ये थी कि उन्हें ओरछा का एकमात्र राजा माना जाएगा। तो रानी ने तुरंत ही सारी शर्तें मान लीं और तीनों शर्तों को मान के रानी ओरछा के लिए रवाना हुई। दोस्तों, पुष्य नक्षत्र पूरे 27 दिन में एक बार आता है, इसलिए रानी को 9-10 दिन की यात्रा में कुल 8 महीने 27 दिन लगे। और दोस्तों, जब इस बात का पता राजा को चला तो राजा ने सोचा कि भगवान राम का एक विशेष स्थान होना चाहिए। तब राजा ने भगवान के लिए एक भव्य चतुर्भुज मंदिर बनवाना शुरू किया। इसकी वास्तुकला इतनी अद्भुत है कि यह बाहर से किसी किले जैसा दिखाई देता है और मंदिर इस प्रकार से बनवाया जा रहा था कि अगर राजा और रानी उनके कमरे की खिड़की से देखें तो सीधा गर्भगृह तक उनकी नजर जा सके। और ये मंदिर बना भी इतना भव्य है कि इसका नाम भारत के मंदिरों में सबसे ऊंचे मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों, गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, होई सोई जो राम रचि राखा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब रानी भगवान राम को लेकर ओरछा पहुंची तब इस चतुर्भुज मंदिर का निर्माण पूरा न हो सका। तब रानी ने अपने महल में भगवान राम की मूर्ति रख दी। कहा जाता है जिस जगह मूर्ति रखी गई थी वह महल की रसोई थी और चतुर्भुज मंदिर का काम पूरा हो जाने पर इसे वहां स्थापित करना था। और जब चतुर्भुज मंदिर का काम पूरा हुआ और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां की गईं, लेकिन जब मूर्ति को चतुर्भुज मंदिर ले जाने का प्रयास किया गया तो वह अपनी जगह से हिली ही नहीं, जैसा कि दूसरी शर्त थी कि जहां एक बार उनकी मूर्ति रख दी जाएगी वही उनका स्थायी निवास होगा। इसलिए रानी गणेश कुंवर ने खुद अपने महल को भगवान राम मंदिर को समर्पित कर दिया। तीसरी शर्त के मुताबिक भगवान राम को एक राजा के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। संवत 1631 यानी 1574 में भगवान राम राजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई और दोस्तों, राजा मधुकर शाह ने स्वयं को भगवान राम राजा सरकार के प्रतिनिधि के रूप में नामित किया। समर्पण का ऐसा उदाहरण शायद ही ऐसा देखा या सुना गया हो। और इसी के बाद भगवान राम लला को एक राजा के रूप में पूजा जाने लगा। क्योंकि रानी का महल ही राम राजा मंदिर में बदला गया तो यहाँ की बाहरी दीवारें किले जैसी ही हैं, जिन पर गुम्बद के आकार के बुर्ज बने हुए हैं और इसका फ्रंट दरवाज़ा सादा दिखता है और गर्भगृह में एक चांदी वाला दरवाज़ा है जिसमें हाथी के सिर के और गणेश भगवान की आकृतियाँ बनी हुई हैं। गर्भगृह के सामने एक बड़ा सा आंगन है जिसके परकोटे में आप देखेंगे चारों तरफ बरामदे और कमरे हैं। मुख्य दरबार में भगवान राम राजा सरकार पद्मासन में विराजमान है और साथ में माता सीता और लक्ष्मण क्रमशः बाईं ओर और दाहिनी ओर हैं। यहाँ तक कि जब देश आज़ाद हुआ तब भी इसे बरकरार रखा गया। ओरछा रियासत को राजा वीर सिंह के द्वितीय की अगुवाई में भारतीय संघ में मिला दिया गया।
लेकिन भगवान राम राजा सरकार के रिवाजों को जस का तस स्वीकार किया गया। ये इकलौता एक ऐसा मौका था जब भारत सरकार ने भगवान राम को एक राजा की तरह पूजने की प्रथा को अनुमति दी। ओरछा के मामले प्रथा की किसी भी लोक नीति के विरुद्ध नहीं थी और लोग भी इसका खुशी खुशी आनंद ले रहे थे। इसलिए भारत सरकार ने इसे उचित सम्मान देते हुए जारी रखा। मध्य प्रदेश में आज भी पुलिस भगवान राम राजा को गार्ड ऑफ ऑनर देती है। रोज 4 भक्ति की सलामी दी जाती है। मंगला आरती में सुबह के समय पहली सलामी, दोपहर करीब 12:30 बजे राजभोग के समय दूसरी सलामी, रात 8 बजे संध्या आरती के समय तीसरी सलामी और इसके बाद रात में शयन आरती के समय चौथी सलामी दी जाती है। विवाह पंचमी और रामनवमी उसी तरह मनाए जाते हैं जैसे कि पहले के समय में मनाए जाते थे। भगवान राम को शाही भोजन परोसा जाता है, पान के बीड़े का प्रसाद लगाया जाता है। विवाह पंचमी के दिन भगवान श्री राम राजा सरकार का विवाह भी सरकारी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की अगुवाई में होता है। और दोस्तों आप लोग एक बार ओरछा विजिट ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर ओरछा महल, जहांगीर महल के अलावा आप लक्ष्मी नारायण मंदिर भी जा सकते हैं। यह मंदिर अपनी अनूठी त्रिकोणीय बनावट और अंदर की बुंदेली शैली और पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है। और बेतवा नदी के किनारे कंचना घाट पर बुंदेला राजाओं की 14 शाही समाधियां बनी हैं। सूर्यास्त के समय यहाँ का नज़ारा बेहद खूबसूरत होता है। और आप फूलबाग भी जा सकते हैं। यह एक सुंदर बगीचा है जिसमें बुंदेला राजाओं के लिए गर्मियों में ठंडी हवा लेने के लिए भूमिगत जल प्रणाली बनाई गई है। तो दोस्तों ओरछा धाम मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में बेतवा नदी के किनारे स्थित है और इसकी दूरी की बात करें तो झांसी से लगभग 17 किलोमीटर और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले से लगभग 130 किलोमीटर दूरी पर है। और यहाँ आने के लिए केवल सड़क मार्ग ही एकमात्र साधन है। और अगर दोस्तों आप लोग रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीक झांसी रेलवे स्टेशन पड़ता है। और अगर आप हवाई मार्ग से आना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीक ग्वालियर का राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट पड़ेगा, जिसकी दूरी लगभग 125 किलोमीटर दूर है। और दूसरा विकल्प आपके लिए खजुराहो एयरपोर्ट है, जिसकी दूरी लगभग 175 किलोमीटर है। और आप यहां से बस, कार या टैक्सी से आ सकते हैं। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।